हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ विग्नू एमएपीसी साइकोलॉजी। आपके सिलेबस को हम सीक्वेंशियली कवर कर रहे हैं। एमपीसी 001 के ब्लॉक 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शुरुआत करेंगे ब्लॉक 2 की, जो कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बारे में है। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें आपको समझना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि हर ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। ब्लॉक 1 की 4 यूनिट्स को हम पिछले 12 वीडियोस में 3 के सेगमेंट्स में कवर कर चुके हैं और अब हम आज ब्लॉक 2 शुरू करेंगे, जिसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट को आज हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 यूनिट्स जो आपको नजर आ रही हैं वो सब कुछ इंटेलिजेंस के बारे में ही है। थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस क्या होता है जनरल वो पूछा जाएगा, वो बताया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मल्टीपल थ्योरीज के बारे में बात की जाएगी। कुछ थ्योरीज हैं स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस की जो एग्जामिनेशन में आती है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, और यहाँ बहुत कुछ है जो एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो की हम क्विकली बिगिनिंग करेंगे, जिसमें इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी यानी यूनिट 1 का हम शुरुआत आज यहाँ पे करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। पर डायरेक्ट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पे शुरू नहीं होती है। अगर एक बार क्विकली इसके सिलेबस को देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें, तो हम देख पा रहे हैं कि इंटेलिजेंस के बारे में हमें कुछ बात करनी होगी, क्योंकि जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्कर में आता है या पूरा 10 मार्कर में नहीं भी आता है, 4+6 करके भी आता है, तो शुरुआत का जो पार्ट है वो इंटेलिजेंस के बारे में हमें लिखना होगा और यहाँ से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस की बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि वो कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो एग्जामिनेशन में आपको लिखनी चाहिए, मार्क्स आपको प्रोड्यूस कराने में हेल्प करेंगी। कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशन की भी बात करेंगे और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करेंगे। ये जो पार्ट है, जिन तीनों का भी मैंने आपके सामने जिक्र किया है, इन्हें तो हम आज के पार्ट 1 में कवर करेंगे। मतलब वैसे तो हमारी सीरीज का ये 13th वीडियो है और मैं ये चाहूंगी कि एक सीक्वेंस चलता रहे नंबरिंग का, जिससे कि आपको टॉपिक को पढ़ने में भी आसानी रहे। लेकिन ये 13th वीडियो है, पर जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये तीनों पार्ट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। फिर थ्योरीज पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर भी हम ये पार्ट कवर करेंगे और मेरे ख्याल से उसके बाद ये 2 पॉइंट रह जाएंगे जिन्हें हम इसके थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिट 1 को नेक्स्ट 13, 14 और 15 वीडियोज में कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कि इंटेलिजेंस का नेचर क्या होता है। आइए वीडियो की ऑफिशियली बिगिनिंग कर लेते हैं। ये सब कुछ तो बहुत सारी चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है इस पूरे यूनिट के बारे में कि हम क्या समझेंगे, इंटेलिजेंस को कैसे शुरुआती दौर में समझा जाता था। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं अगर आपसे इंटेलिजेंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं, मान लेते हैं कि आपने साइकोलॉजी को कभी नहीं पढ़ा है, इंटेलिजेंस टॉपिक पहली बार आपके सामने आ रहा है, तो आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं या आप किसी ऐसे पर्सन से सवाल पूछें जो कुछ भी नहीं जानता है साइकोलॉजी के बारे में, तो जनरली लोग इंटेलिजेंस को एकेडमिक से जोड़ देते हैं कि अगर कोई पर्सन एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहा है तो दैट मीन्स वो पर्सन इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में इसे देखें तो ऐसा होता नहीं है। इंटेलिजेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में लाइफ के यूज करते हैं। जैसे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम किस तरह से सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं, अपनी रियल लाइफ इश्यूज में हम किस तरह से टैकल कर रहे हैं, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के टाइम पर हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंस का एक टाइप होता है। तो एक्चुअल लाइफ में एकेडमिकली सब कुछ नहीं होता। ऑफकोर्स मार्क्स स्कोर करना अच्छी बात है, मार्क्स की वजह से बहुत सारी जगह पर हम जॉब सिक्योर करने में हमें हेल्प मिलती है, लेकिन सिर्फ जॉब एक्वायर कर लेना इज नॉट द थिंग। उसको रन करा पाना, उसके साथ चल पाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटेलिजेंस हमें बहुत सारी तरीके से नजर तो आता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, तो अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से चले तो बुद्धि एक वर्ड है। बुद्धि वर्ड तो हम हिंदी में बोलते हैं, वैसे ट्रांसलेशन ही है इसका, इंटेलेक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन ये संस्कृत से लिया गया है। जेपी दास ने इस वर्ड को ज्यादा डिफाइन किया था अपने वर्ड्स में। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बुद्धि होना इज नॉट इनफ। बुद्धि तो होने का मतलब ही यही है कि वो हमारे एक्शन में जब नजर आ रही है तभी वो बुद्धि है ना। कहीं पे कहीं स्टोर्ड तो है नहीं जो हमें दिख रही है कि हाँ इसके अंदर इतनी बुद्धि है, इसके अंदर इतनी रखी है, इसके इतने अंदर रखी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम बुद्धि को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी पर्सन की बुद्धि का जजमेंट कैसे होता है, उसके एक्शंस के थ्रू होता है। तो जो भी डिसीजन मेकर हम बन पाते हैं, जैसे भी डिसीजन मेकर हम बन पाते हैं, किस तरह से हम अपने डिसीजंस को लोगों के सामने नजर आते हैं हमारे एक्शन रिएक्शंस में, वही सब बुद्धि का एक पार्ट होता है। अगर हम कॉमन पैरेलेंस की बात करें, जहां पे लोग इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो कई बार लोग कॉमन डेफिनेशन देते हैं, एक जनरल बात कहते हैं कि क्या है, अच्छे किसी ने अच्छे से आंसर दिया तो कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, किसी ने कोई बात को बहुत अच्छे से पैराफ्रेज किया तो कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब कुछ छोटे छोटे एक्शंस को इंटेलिजेंस के फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चीज है इंटेलिजेंस। जब हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ से इंटेलिजेंस के बारे में वेरिएशन ऑफ वेराइटी ऑफ डेफिनेशंस निकल के आती हैं।
इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग यू नो। दिस लुक्स वेरी फैसिनेटिंग। जब ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, जो कुछ भी आप जानते हैं, जितना भी कुछ जानते हैं, उसको हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। और एबिलिटी टू लर्न और प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से आप किस तरह से उनका यूज कर पाते हैं आगे चल के, वो भी इंटेलिजेंस है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, इस चीज को भी हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और इज द एबिलिटी टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में या जिस सिचुएशन में हम हैं, जिस सराउंडिंग में हम हैं, उनके साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में चल पाना हमारा इंटेलिजेंस होता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दीज डेफिनेशन, ऑफ कोर्स इनमें से कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है। हम जब इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं तो हम जिस तरीके से भी डिफाइन करें, जो भी पार्ट उसमें नया जोड़ते जा रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं है। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वी ट्राई टू सर्च फॉर अ डेफिनेशन दैट सीम्स टू से इट ऑल प्रिसाइजली। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम ये सोचते हैं कि हम एक ही डेफिनेशन में इंटेलिजेंस की सारी बातों को जोड़ दें, हर एक डायमेंशन को जोड़ दें, हर एक बात इसमें आ जाए। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एक इतनी ब्रॉड और बड़ी टर्म है कि हम उसमें जितना भी कुछ जोड़ते जाएंगे वो कम ही है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी डेफिनेशन की जगह हम कह सकते हैं स्टोरी बन जाएगी, और स्टोरी कभी डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो डिफाइन करने के लिए हम इंटेलिजेंस को डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स की हेल्प से यूज करते हैं, या कह सकते हैं कि हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू बी एबल टू डू समथिंग, टू परफॉर्म अ टास्क प्रॉपरली, टू मेक प्रॉपर डिसीजंस इन लाइफ। इस तरीके से हम जब वर्ब्स की फॉर्म में भी इसको डिफाइन करते हैं तो वो भी ठीक ही होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे वर्क किए हैं इस पर, और जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवील्ड दैट द एक्सपर्ट हैड 13 डिफरेंट व्यूज ऑन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। जब 13 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस के ऊपर अपनी डेफिनेशंस को दिया, तो इसमें मेंशन किया गया है इस चीज को कि 13 डेफिनेशंस निकल कर आई। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन है, आप चाहें तो सर्च करके और कोई और डेफिनेशन भी इंटेलिजेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूं कि ये कुछ कॉमन या बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। इंपॉर्टेंट लोग कहने का मेरा मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लोग हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें बिने का नाम आता है, स्टर्न का नाम आता है, टर्मन का नाम आता है, स्पीयरमैन का नाम आता है। टर्मन इज वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन एंड बिने ऑल्सो। तो अगर आप इनकी डेफिनेशंस को अगर आप लिख कर आते एग्जामिनेशन में तो बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये कि आपको ये जो डेफिनेशंस हैं ये वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ेंगी, इनमें आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते, मतलब अपनी लैंग्वेज में नहीं ऐड कर सकते। ऑफ कोर्स आप ये बात जानते ही होंगे, ये काफी बताने वाली बात तो नहीं है वैसे। इंटेलिजेंस दैट इज टू से रीजनिंग, जजमेंट, मेमोरी एंड द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये बिने ने यहाँ पे डेफिनेशन इस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। इंटेलिजेंस इज द जनरल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू अ न्यू रिक्वायरमेंट। ये भी सच है, आप जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको लगेगा ये ट्रू है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमने देखा कि 13 साइकोलॉजिस्ट ने 13 तरीके से अपने इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश करी, इंटेलिजेंस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करी। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी को कैरी करना इंटेलिजेंस है, और अपने आप को किसी एनवायरनमेंट में, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेने की कैपेसिटी को डेवलप करना भी इंटेलिजेंस है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेंशन किया जाता है। 1986 में स्टर्नबर्ग एंड डिटरमैन फाउंड दैट 24 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैड 24 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। फिर से भी ये देखा गया, 1986 में भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया। स्टर्नबर्ग हैड अटेम्प्टेड अ कंपैरिजन ऑफ द टू सर्वे। ही हैड रिमार्क्ड दैट इन द 1921 सर्वे, ये एक सर्वे जब हुआ था, की बात करेंगे अभी। यहाँ पे जो 1921 में सर्वे हुआ था, द एलिमेंट्स दैट अपीयर्ड मोस्ट ऑफ्टन इन द डेफिनेशंस वर हायर लेवल एबिलिटीज। जब इंटेलिजेंस पे रिसर्च हुई तो ये देखा गया हायर लेवल एबिलिटीज क्या होती हैं, वो एबिलिटीज हमारी, वो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हमारे किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व करती हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लर्न करने की एबिलिटी, किसी भी सिचुएशन से लर्न करने की एबिलिटी, और इसके अलावा किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की एबिलिटी, इनको सबसे ज्यादा कॉमन माना गया। 1986 के सर्वे में क्या कंसीडर किया गया, कौन कौन से मोस्ट कॉमन एलिमेंट निकल के आए, हायर लेवल एबिलिटीज विच इज वैल्यूड बाय कल्चर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस। इन तीन चीजों की बात की गई कि हाईएस्ट लेवल की जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, उसके अलावा जो हमारे कल्चर को वैल्यू करती है, कल्चर और वैल्यू से जुड़ी होती हैं, उनको भी इंपॉर्टेंट माना गया। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस का मतलब हो गया कि ऐसे प्रोसेसेस जिनकी हेल्प से हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, उससे उनकी वजह से हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म होता है, कंप्लीट हो पाता है, इनको कंसीडर किया गया। इसके अलावा सिंड्रामन
and Ruthman have presented responses of over 1000 experts that belong to different disciplines such as psychology, sociology, education and genetics. यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि of the 13 descriptions rated by the respondents there was nearly unanimous agreement that abstract reasoning, यहाँ पे भी हम बात करेंगे स्टेबल की, कि जब यहाँ पे एक रिसर्च की गई 1987 में तो यहाँ देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इस चीज को रिएक्ट किया कि कौन कौन से वो डिस्क्रिप्टर हैं जो इंटेलिजेंस को डिफाइन करने में सबसे ज्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं। जब हम इस टेबल को देखते हैं, इसी इस टेबल में उसमें से 13 डिस्क्रिप्टर्स को लिया गया। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम इन करती हूँ तो एक साथ आपको सब नजर आ जाएंगे। यस, ये पूरे टेबल है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल 13 डिस्क्रिप्टर्स नजर आ रहे हैं और वो ये दिखाते हैं कि इंटेलिजेंस के 13 एलिमेंट्स को, मतलब इंटेलिजेंस के 13 एलिमेंट्स हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट हो गए ये, और इन पर परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स चेकिंग एज इंपॉर्टेंट, कौन कितना इंपॉर्टेंट रहा, इस तरीके से जब देखा गया, सबने अपना अपना व्यू दिया, तो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को इंपॉर्टेंट माना गया कि इंटेलिजेंस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होना, रीजनिंग की एबिलिटी होना। देखिए 99.3 ऑलमोस्ट 100% ये हो गया, 100 तो पूरा हो नहीं सकता, इसलिए 99.3% तक यहाँ पर ये रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इंटेलिजेंस में काफी इंपॉर्टेंट माना गया, 97.7% तक इसे माना गया। नॉलेज को एक्वायर करना, ऑफ कोर्स जो हम बार बार एकेडमिकली वाली बात करते हैं ना कि लोग एकेडमिक्स को लेके इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉलेज को गेन करना, क्योंकि एकेडमिक के ही थ्रू तो आप नॉलेज को भी गेन कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ वही एक सोर्स नहीं है नॉलेज गेन करने का, नॉलेज आप अदरवाइज भी गेन करते हैं एंड अपने एक्सपीरियंसेस से भी गेन करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी गेन करते हैं, तो उसको भी 96% इंपॉर्टेंट माना गया। जनरल नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट माना गया, और इसके बाद आप देखते जाएंगे कि ग्राफ नीचे को ही जाता जा रहा है हर एक का, जैसे जैसे आप देखेंगे। और जब हम बहुत नीचे आते जाते हैं तो देखते हैं कि अचीवमेंट, मोटिवेशन या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना या सेंसरी एक्यूटी होना, ये सारी चीजों को कम वैल्यू मिली इंटेलिजेंस के फील्ड में। तो ये एक रिसर्च थी जिसको करा गया, और इस टेबल को आप एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी आपको। इस टेबल को यहाँ से जोड़ के अगर आप चाहें थ्योरेटिकल डेफिनेशन में ऐड करना तो कर सकते हैं, और इसकी जगह पर अगर आप जनरल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बातें लिखना चाहते हैं, अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स यूज करना चाहते हैं, तो भी आपका कंटेंट इनफ हो जाएगा, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए यूज होगा, इस पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन लॉन्ग में अकेला नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे, और कुछ बातें इन्होंने लिखी इंटेलिजेंस और क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, हमारी ग्लोबल कैपेसिटी का एग्रीगेट है, बहुत कुछ है, हमारे रैशनल सोचने की कैपेसिटी है कि हम कितना पर्पसफुली सोच पाते हैं। वेस्लर ने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया है, ये एक और डेफिनेशन यहाँ से निकल कर आती है। आपने यहाँ पर 4 डेफिनेशंस देखी थी और आपको लगातार डेफिनेशंस मिलती ही रहेंगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैं मार्क कर देती हूँ। ये आपने सबसे पहली डेफिनेशन देखी थी, दूसरी देखी थी, 3 एंड 4, और इसके बाद कुछ जनरल बातें थी इंटेलिजेंस के बारे में जो रिसर्च पर बेस्ड थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वेस्लर की डेफिनेशन आती है जो इन्होंने दी है, इन्होंने अपनी ही डेफिनेशन को और डिफाइन किया है, तो यहाँ से 5th और यहाँ से 6th डेफिनेशन आपको इनकी मिल जाती है। ओके, ये कहते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अबाउट हिम एंड हिज रिसोर्सफुलनेस, अपने चैलेंजेस के साथ कोप करने के लिए जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेज है उन्हें अंडरस्टैंड करना सिचुएशन के हिसाब से, ये भी इंटेलिजेंस होता है। ऑलराइट, उसके बाद गार्डनर की डेफिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलती है, गार्डनर की डेफिनेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो लगातार आपको यहाँ पे डेफिनेशंस मिलती जा रही हैं जिनको आपको थोड़ा लर्न करना है और समझना तो है ही ऑफ कोर्स कि इंटेलिजेंस क्या है, एक सेट ऑफ स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है इसके अंदर, आप चाहें तो एग्जामिनेशन में डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज अंडर इंटेलिजेंस आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड इन इंटेलिजेंस इन एन इंटेलिजेंट पर्सन, इस तरीके से आप कुछ पॉइंटर्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये बुक वाला पार्ट ही लिख के आना है, यहाँ से तो आप सिर्फ डेफिनेशंस उठाइए, उसके बाद अपने तरीके से आप इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे इस बात को सोचिए, कुछ हेडिंग्स बनाइए और उसके बाद उसको आप डिफाइन कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस को आप डिफाइन कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो थ्योरेटिकल की बात चल ही रही है, तो हाँ, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पहले से ओपन करके रखा हुआ था इस चीज को कि मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये मैं बीच में भूल गई बताना, पर कोई बात नहीं, आप बता देती हूँ। मेरे इस चैनल पर आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी नहीं भी पड़ेगी क्योंकि मैं वीडियो में जरूर मेंशन करने वाली हूँ। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस के वीडियोस पर ही बनाई हुई है, ये आपके काफी काम की है, ये आपका पूरा ब्लॉक कवर करा देगा। ये जो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, यही आपका सिलेबस है। आज ही मैंने आपको आपका सिलेबस दिखाया था, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि ये सब इंटेलिजेंस का मेजरमेंट,
मल्टीपल थ्योरी, क्रिएटिविटी, ये पार्ट इसमें से काफी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये प्लेलिस्ट है जो आपके काम की है, इसको आपको यूज करना होगा, आप इसको पूरा देखिएगा। इसके अलावा इसी साल मैंने चैप्टर 1 के, ये जो क्लास 12th की साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, वो आपके बहुत काम का है। अगर आपने उसे कर लिया, ये पूरी ब्लॉक कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद आप ये वीडियोस देख सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस प्लेलिस्ट पे आप जब जाएंगे, ये वीडियो सारे मैंने लाइव ही बनाए थे, उसके बाद फिर मैंने इनको लाइव, ये तो आगे चले जाते हैं, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी पे नहीं जाना है, केवल आपकी ये जो वीडियोस हैं आप इन्हें भी देख सकते हैं। देखिए, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, आपको इंटेलिजेंस को लेके उतने ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिर एक हमारे पास इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज आते हैं, इन्हें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक प्लेलिस्ट और है, मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई, यहीं कहीं होनी चाहिए। आई थिंक मैंने लास्ट ईयर भी बनाया है इस पर वीडियो पुराने, तो उसको भी आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा। अगर मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ, ये रही क्लास 12 चैप्टर 1 के नाम से व्यू फुल प्लेलिस्ट है। यहाँ पे जितने वीडियोस हैं, फिर से गायब हो गया हमारा सब, खैर। तो इंटेलिजेंस पर बेस्ड कई सारी प्लेलिस्ट हैं, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर एक बार देखिएगा। अगर आपको लगे, अभी तो नहीं लग रहा होगा, अभी तो इंटेलिजेंस के बारे में जनरल बातें चल रही है, आगे चल के जरा सा भी लगे कि क्या बात चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपका पूरा पूरा ब्लॉक एक बारी में कवर करा देगा। और वो बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो मैं फिर भी आपके लिए 40-40 मिनट्स की क्लास बनाती हूँ। आते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस पर। ये ऑपरेशनल डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? मैंने शुरुआत में एक बात आपसे ये कही थी कि इंटेलिजेंस हमेशा तब नजर आता है जब वो हमारे एक्शंस में होता है। क्या हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात करते रहे कि इंटेलिजेंस ऐसा होता है, इंटेलिजेंस वैसा होता है, डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं? कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी हैं जो हमें ये बताती हैं कि जब इंटेलिजेंस ऑपरेट हो रहा है, जब वो नजर आ रहा है, तभी वो इंटेलिजेंस है। ऐसा भी हमें बताती है इंटेलिजेंस। कैसे? वो ये कहती है कि जब आप इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा, शायद आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। तो वो डेफिनेशंस जो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करती हैं या इंटेलिजेंस को डिफाइन करती हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, उन्हें हम रखते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर इंटेलिजेंस की, ठीक है। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, क्विकली समझा सकती हूँ कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। मैंने आपसे कहा कि इंटेलिजेंस जो है कोई कॉग्निटिव एबिलिटी है, कोई इस तरह की हमारे अंदर एबिलिटी है, कुछ किसी काम को करने की कैपेसिटी है, लेकिन इंटेलिजेंस वो है जो इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है। जैसा मेजर करता है वही इंटेलिजेंस है। यही सबसे पावरफुल ऑपरेशनल डेफिनेशन है इसकी। लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारी बातें और लिख सकते हैं। You may notice that this operational definition sidesteps the thorny conceptual problem of coming to grips with the true nature of intelligence. जब सब लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, तो कई बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ज्यादा फिट हो रही है ना। हम ये तो कह रहे हैं कि सब सही है, लेकिन ज्यादा कौन सी फिट हो रही है हम ये नहीं कह पाते। तो उस केस में हमेशा कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है, जहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो टेस्ट हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जब ये डिफाइन करते हैं तो ये अच्छे से बता पाते हैं कि एक्चुअली इंटेलिजेंस क्या है। इट गिव्स अस अ डेफिनेशन वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद। ये ऐसी डेफिनेशन हमें देता है जो, जब हम ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जिसके संग हम वाकई में वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद द अजम्पशन दैट इंटेलिजेंस इज सम काइंड ऑफ जनरल एट्रीब्यूट माना गया है, मोर और लेस विच एग्जिस्ट इन एवरीवन एंड विच डिटरमाइंस हाउ एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू डील विद द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। जो भी है, मतलब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हर पर्सन के अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस तो होता ही है, हम उसी को मेजर करेंगे और उसके बेसिस पे कहेंगे कि पर्सन के अंदर कितना इंटेलिजेंस है। आइए अब हम लास्ट इस टॉपिक की बात करते हैं, विच इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ह्यूमन एबिलिटीज। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। हर पर्सन एक दूसरे से बहुत अलग होता है, बहुत सिंपल कॉमन बात है, इतना आप जानते हैं। अब हर पर्सन जब एक दूसरे से अलग होता है, तो उनके एट्रीब्यूट्स में, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होता है। मतलब अगर एक पर्सन जो है वो सिंगिंग पर बहुत हाई है, उसको बहुत अच्छा गा लेता है, तो दूसरा सिंगिंग पे कम गाता है, राइट। सिंगिंग में थोड़ा लो हो सकता है, मतलब उसके अंदर वो सिंगिंग वाली कैपेबिलिटीज जो है वो कम हो सकती हैं। या फिर किसी पर्सन की कैलकुलेशंस बहुत स्लो हैं, तो उस पर्सन दूसरे पर्सन की कैलकुलेशन वाला पार्ट पे वो बहुत हाई हो सकता है। तो जब कोई चीज हम एक कह रहे हैं कि दो लोग एक जैसे नहीं होते, तो मतलब वो ऊपर नीचे होते हैं, कम या ज्यादा होते हैं, तो उनके बीच का जो गैप है, जो भी चीज है, यहाँ पे मैं ऐसे समझा दूं आपको कि जैसे हमने ये कहा कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। जो ए है पर्सन, वो उसका जो है किसी चीज में इंटेलिजेंस जो है यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं इतना है, और जो बी है उसका इंटेलिजेंस सेम चीज पर इतना है। तो इनके बीच का ये जो गैप है, ये कहलाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। सिंपल है कि दो लोगों के बीच में उनकी इंडिविजुअलिटी में जो डिफरेंस है वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। किसी भी एस्पेक्ट पे इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है,
एकेडमिक में हो सकता है, हाइट वेट में हो सकता है, सब में होता है, हो सकता नहीं है, होता ही है। इंडिविजुअली सब एक दूसरे से डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, उस गैप को, उस डिफरेंस को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कहाँ है, कहाँ से ये बात उठी और कहाँ से ये बातें आगे आई, इसको हमें इस वाले पैराग्राफ में कवर करना है। ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन एबिलिटीज क्या कहता है, ये पढ़ते हैं। इट इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, ये थोड़ा पार्ट है, मैं आपको क्विकली रीड करके और साथ में आपके संग जोड़ के बता देती हूँ फटाफट से कि इट इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग दैट इन स्पाइट ऑफ ट्रिमेंडस एडवांसेस इन मैथमेटिकल साइंसेस बाय द ईयर 1800 systematic studies of human abilities were not undertaken until third quarter of the 19th century। ये बड़ी हैरानी की बात है कि 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर तक भी इतनी सिस्टमेटिक स्टडीज ह्यूमन एबिलिटीज पर नहीं होती थी। लेकिन जो चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, आपने नाम सुना होगा काफी, उनके जो कजिन थे फ्रांसिस गैल्टन, उन्होंने इस चीज की तरफ अपना बहुत अटेंशन पे किया। उन्होंने मेंटल टेस्ट टर्म को कॉइन किया, मतलब क्रिएट किया, and invented the first psychological test method to measure intelligence and ability। फ्रांसिस गैल्टन को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहला फर्स्ट टेस्ट लेबोरेटरी लंदन में 1882 में स्टार्ट करी, in which visitors could take a battery of psychological test on a fee paying basis। बैटरी का मतलब क्या होता है, बैटरी की जब हम बात करते हैं तो एक बैटरी में कई सारे सेल होते हैं, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं बात करूं जनरल, तो एक बैटरी में क्या होता है, कई सारे सेल होते हैं। जो साइकोलॉजिकल बैटरीज ऑफ टेस्ट होते हैं वहां पे कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे भाटिया बैटरी आपने सुना होगा, भाटिया बैटरी ऑफ टेस्ट, तो मतलब भाटिया बैटरी के अंदर 5 सब टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे कई सारे सब टेस्ट की सीरीज बनाई गई थी जिसको फीस पे करके यूज किया जा सकता था। ईच विजिटर वॉज टेस्टेड ऑन अ वेराइटी ऑफ फिजिकल एंड सेंसरी टेस्ट इंक्लूडिंग हाइट, वेट, ब्रीदिंग पावर, स्ट्रेंथ ऑफ पोल हियरिंग, साइट एंड कलर सेंस। बहुत सारी चीजों के बेसिस पर उन्हें टेस्ट किया गया। Galton believed that psychological traits could also be inherited like physical characteristics। उन्होंने ये बात भी कही थी कि हाँ, पर्सन के अंदर जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब हम देखते हैं कि किसी पेरेंट्स का जैसा कॉम्प्लेक्शन होता है नेचुरली बच्चों में वैसा देखने को मिलता है। अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स हैं तो बच्चों में भी जनरली वो चीज देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से जैसे फिजिकल फीचर आते हैं ना, इनहेरिट हो जाते हैं, उसी तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी होते हैं। इंटेलिजेंस के केस में भी हम ये चीज देखते हैं, क्रिएटिविटी के केस में भी देखते हैं। अगर कोई मदर बहुत अच्छा डांस करती है तो उनकी बेटी में वो चीज देखने को मिलती है, बच्चों में वो चीज देखने को मिलती है ना। तो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी हमें नजर आते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स ही मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय डेवलपिंग एंड अप्लाइंग कोरिलेशनल मेथड। ये इसके बारे में हम बात करेंगे वहां पर जहां स्टैट्स वाला पार्ट आएगा। तो कोरिलेशन मेथड को भी इन्होंने दिया है। कोरिलेशन इज सिंपली फाइंडिंग आउट रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जब हम किसी तरीके का रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं उसको हम कोरिलेशन कहते हैं, जिसके बारे में इन्होंने और बात की थी। इसके अलावा इन्होंने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी दिया है। थ्रू हिज टेस्ट बेयर नो रिजेंबलेंस टू द एडवांस साइकोलॉजिकल टेस्ट, ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी क्रेडिटेड विद द टाइटल ऑफ फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। एल्फ्रेड बिनेज अर्ली वर्क ऑन ह्यूमन एबिलिटीज रिजेंबल्ड द वर्क ऑफ गैल्टन। अब जो एल्फ्रेड बिने थे जिनका इंटेलिजेंस में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने जो वर्क किया वो इनके गैल्टन के वर्क से काफी इन्फ्लुएंस्ड था। Binet's work on intelligence testing took a practical turn during the opening years of the 20th century, जब उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए टू आइडेंटिफाई मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रन इन फ्रेंच स्कूल में मेंटली डेफिशिएंसी वाले चिल्ड्रन के लिए जब वर्क किया था फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए, तब नोटिस में आई ये चीज कि वो भी इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। Faced with this problem, Binet, in collaboration with Theodore Simon, completed his first test in 1905। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि बिने और थियोडोर साइमन ने मिलकर पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट क्रिएट किया था, मेंटल टेस्ट 1905 में, जिसमें 30 प्रॉब्लम्स ली गई थी कंसर्निंग द चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीजन विद द ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट, जिसमें टोटल 30 प्रॉब्लम्स को लिया गया था, क्रिएट किया गया था। टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स को लिया गया था और बच्चों के लिए पहले 50 चिल्ड्रन के ऊपर ये सैम्पलिंग की गई थी और उसके बाद इस टेस्ट को आगे फर्दर यूज किया गया था। और ये इंटेलिजेंस की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1908 में इसका फिर से रिवीजन किया गया, क्योंकि कई बार होता है टेस्ट बनाए तो जाते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकल कर आ जाती हैं। तो 1908 में फिर से इसका एक बार रिवीजन किया गया और इसके बाद ही मेंटल एज का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, जिसके बाद जो आप आईक्यू की बात सुनते हैं ना, आईक्यू का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। आईक्यू इक्वल्स टू क्या होता है, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज एंड होल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये आईक्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो उस आईक्यू का फॉर्मूला भी यहाँ पे विलियम स्टर्न ने दिया था 1905 में। और विलियम स्टर्न ने ये भी सजेस्ट किया था कि जब हम कोई भी, ये फॉर्मूले को इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जब मेंटल एज इज डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज फॉर ईच चाइल्ड, और जब उसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। इस फॉर्मूले को भी आप साथ में यहाँ पे लिख कर आएंगे एग्जाम में, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इस तरीके से ये इसकी हिस्ट्री की बात करता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस और मेंटल टेस्ट के बारे में बातें हुई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं हमें नजर, देखिए एक बार, इनको आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एक लेमन डेफिनेशन क्या है इंटेलिजेंस की, कि हर कोई ये कहता है कि इंटेलिजेंस क्या है, जनरल कैपेसिटी है या फिर एकेडमिकली से जोड़ा जाता है, तो एक आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप ये सब क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर करिएगा। होमवर्क में मैं चाहूंगी मैं यही दूं आपको। इसके बाद हम स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में आगे बात करेंगे, जो मैंने बोला भी था। ये आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ही मैं होमवर्क मार्क कर देती हूँ, वैसे तो मैं हर बार ही आपको होमवर्क देती हूँ। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट मैंने मेंशन की है उन्हें देखना मत भूलिएगा, और वो सारा आपको एक बारी में नहीं देखना है, इसके साथ साथ आपको देखते हुए चलना है। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कितने की बात कहाँ तक हो रही है। तो जब आप इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, डेफिनेशंस को समझेंगे, तो यहाँ से आपको इंटेलिजेंस की कुछ डेफिनेशंस और लिखनी है, फ्यू डेफिनेशंस अपने पास लिख लीजिए। चलिए फ्यू को हम 5 लिख देते हैं कि एटलीस्ट 5 डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस आपको होमवर्क में लिखनी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। इन्हें अभी से लर्न कर लीजिए, नोट करके कहीं पे पेस्ट कर लीजिए, बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद आती रहेंगी, ठीक है ना। डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस आपको होमवर्क में लिखनी है। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के बारे में बात की, अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट वीडियो में 14th पार्ट में हम और बात करेंगे आगे इसी के बारे में, और इस तरीके से हमारा सिलेबस चलता रहेगा। आप सभी लोग वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। और कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। वैसे आप लोग क्वेरीज नहीं पूछते हैं, आप बहुत सारा थैंक यू लिखते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी वो अच्छा वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।